जितेंद्र भाई इसीलिए आपको बोले कि यहाँ पर झूठ नहीं चलता, आप कोर्ट में झूठ बोल लीजिए। अब वकील साहब की क्या बात है, वकील साहब जो मैंने किया वो किया। आप 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी छोटी सी कोर्ट में आप फंस गए यार, ये क्या बात हुई? नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, आदाब जी, फरमाइए। हाँ, मेरी आवाज साफ आ रही है ना? मेरे कुछ किराएदार, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे कुछ किराएदार मुस्लिम हैं जी। अच्छा, मैं कभी कोर्ट से जब वापस आता हूँ तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उनके साथ बैठता हूँ और कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं, वो जैसे अपने इस्लाम के ऊपर बातें करते हैं और मेरे से भी पूछते हैं सनातन धर्म कैसा है, तो ऐसी चर्चा चलती रहती है। तो उसमें एक बुराक नाम का कोई कैरेक्टर है इस्लाम में, उसके बारे में बात कर रहे थे, मैं वो समझ नहीं पाया था जी। वो भाई बुराक है क्या एक्चुअली? नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं है। अलबत्ता मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज के मौजू से आप वाकिफ हैं या नहीं है? हमारा जो मौजू है अपने किराएदारों नहीं, मैंने तो किराएदारों टॉपिक बताइए आप मेरे टॉपिक। देखिए, हमारा सवाल है कि एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन को रिवाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये हमारा सवाल है, सिंपल। अच्छा, एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई सिविलाइजेशन है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि हिंदू वर्ड सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं आया है। ठीक, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन है? ये हिस्टोरिकल बुक्स में है। ठीक, उसको रिवाइव करना चाहिए? रिवाइव से आपका क्या मतलब है? आई डोंट नो। सुधार करना? नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि बात ये चल रही है, either talk in English or talk in Hindi. If you like to talk in English, जितेंद्र भाई हिंदी में बात कर लीजिए, सबको समझ में आ जैसा है। आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? मिस्टर यासिर is starting talking in English. नहीं सर, मैं तो आपको समझ में आती काफी है ना? Half sentence in Hindi. Continue with one language only. Are you confused with Hindi and English? If somebody mixes Hindi and English, are you confused with that? तो मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। मैं शुद्ध हिंदी नहीं जानता हूँ तो मैं क्या करूँ? अब मैं आपको उर्दू लफ्ज बोलूंगा। अब बताइए, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कदीम हिंदी तहजीब का इह्या करना चाहिए, नहीं, बताइए क्या समझेंगे आप? तो इंग्लिश में समझ जाते हैं लोग। आप समझते हैं कि सारे लोग ग्रेजुएट हैं? आप समझे ना भाई, आप समझे ना, आपसे बात हो रही है, आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यानी कि हम दो ही बात करेंगे, एक दूसरा समझे, दर्शकों को कोई मतलब नहीं है। जिस दर्शक का कोई मसला होगा वो लिख देगा कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे हिंदी नहीं, मेरा मसला ये कि मुझे नहीं आती है। जितेंद्र भाई देखिए, आप एक कॉलर है। जितेंद्र भाई आप एक कॉलर है, आपने कॉल किया, आप यहाँ पर आए, आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम आपसे ही मुखातिब है, ठीक है ना? आपको इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आती है तो इसमें बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉयर हैं जितेंद्र जी? आप लॉयर हैं? हाँ, मैं 22 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नहीं पूछूंगा मैं, नहीं, आपने टॉपिक बताया, मैंने सवाल आपसे पूछा कि एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज है या नहीं है? अगर है तो उसका रिवाइवल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रिवाइवल से आपका क्या मतलब है? मतलब कोई चीज ऐसी खत्म हो गई जो पहले जमाने में हुआ करती थी, परंपराएं, उनको रिवाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। परंपराएं हमेशा सुधार की ओर बढ़ती रहती हैं और हमेशा सुधार होता रहता है। कोई भी चीज वापस नहीं जाती है। आपकी उम्र बढ़ गई, आप 50 साल के हो गए, आप 5 साल के दोबारा नहीं होंगे, हमेशा होते रहता है, आगे ही बढ़ता है समाज, कभी पीछे नहीं जाता। बहुत अच्छा, तो सही है, आपकी जो पोजीशन है वो आम जो हिंदू समाज है उससे मुख्तलिफ है, ठीक है? तो आम हिंदू समाज में बात ये फैलाई गई है कि इंडिया उसी ये आपको कैसे पता ये फैलाई गई है? आपने कोई सर्वे किया? मैंने तो आपको अभी, अगर आप शुरू में स्ट्रीम देखेंगे, आर्टिकल्स पेश कर दिए हैं और आरएसएस का पूरा लिटरेचर इसी बात पर है। आरएसएस इज नॉट, अनलेस ये कि आप आरएसएस से एग्री ना करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी एक तंजीम को पूरे हिंदू के लिए यूज नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जैसे मोहम्मद के लिए कह दूं ये सारा इस्लाम के को रिप्रेजेंट करता है तो आप मानेंगे क्या? आप क्या समझते हैं कि आरएसएस जैसे मोहम्मद का इक्विवेलेंट है?
इक्विवेलेंट की बात नहीं, मैं एक तंजीम की बात कर रहा हूँ। कोई भी एक पार्टी हो, नहीं, कोई भी आपने एक दल हो, आपने संगठन हो, आपने वो आपने सबको जैश रिप्रेजेंट मोहम्मद कर का ही नहीं नाम लिया। सकता। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आरएसएस को जैश मोहम्मद से इक्विवेलेंट करें? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने एक उदाहरण दिया है। चलें ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगा कि आरएसएस को पूरे हिंदुओं की नहीं नहीं मैंने, नहीं नहीं नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात मैं होगी ये ना कह रहा आरएसएस हूँ, में, कोई ना नहीं कोई नहीं, बात मैं तो ये होगी ना कह रहा आरएसएस। हूँ, आरएसएस के अलावा भी बहुत संगठन है, धार्मिक संगठन है, और भी आरएसएस संगठन है। में, आरएसएस में कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी ना जो आपको बुरा लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही संगठन किसी पूरी कौम को या पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। नहीं करता है, मैं पूछ रहा हूँ हाँ, आपको आरएसएस में कोई बुराई लगती है? मैंने उसके बारे में ज्यादा जानकारी की नहीं है। जो उनका प्रोग्राम है वो अपना कर वकील रहे हैं। साहब ऐसे देखें, बहुत से आप संगठन अदालत हैं। में झूठ बोल सकते हैं, मेरे सामने झूठ नहीं चलेगा। वकील साहब, ये गलत बात है। नहीं आप नहीं, अदालत में झूठ नहीं, आप कैसे अदालत कह में आप सकते हैं झूठ अदालत बोले में झूठ वो बोला जाता है? चलेगा, वो फैक्ट से बात होती है जज अदालत साहब में। को आप आप कभी फोन कर अदालत सकते हैं, में गए मुझे हो? नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप मैं कभी आरएसएस अदालत के में बारे में गए नहीं हो? जानता। आपने देखें, कभी ये आर्गुमेंट किया बात अदालत गलत में? है। आप मुझे ये बताइए कि आरएसएस की विचारधारा को आप दिस सही, इज नॉट द टॉपिक। आप अपने टॉपिक पे नहीं, रहिए। टॉपिक यही है, आप टॉपिक यही है, इन्वॉल्व करते हैं किसी टॉपिक यही है, संगठन को। टॉपिक यही है। मुफ्ती साहब आरएसएस इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। जी। ये वही हजरत हैं जिनके सामने प्रीति निगम ने बोला था, इन्होंने अपने आते ही किराएदार की बात की ना, तो प्रीति निगम से भी इन्होंने जाके किराएदार की बात की थी। और इन्होंने कहा था कि हमारे जो किराएदार हैं वो कुछ मुसलमान हैं, तो प्रीति निगम ने कहा कि उनको निकालें बाहर। तो इन्होंने कहा मैंने 2-3 को निकाल के हिंदू किराएदार रखे हैं, और वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, मेरा घर कब्जा करना चाहते हैं उनका। और ये क्लिप जो है, प्रीति निगम के सामने ये एग्री किया कि हाँ चलो निकालूंगा, ये भी तो है वीडियो में। हाँ, जो मुझे पसंद आएगा। जितेंद्र भाई, इसीलिए आपको बोले कि यहाँ पर झूठ नहीं चलता, आप कोर्ट में झूठ बोल लीजिए। अब वकील साहब की क्या बात है? जो मैंने वकील साहब किया वो किया। आप 22 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी छोटी सी कोर्ट में आप फंस गए। यार ये क्या बात हुई? नहीं, इसमें फंसने की बात है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर मुझे मुसलमान लोग अगर मुझे सही से पेमेंट नहीं देते हैं या 6-6 महीने तक किराया नहीं देते हैं, तो मैं निकालूंगा। उसके रीजन दूसरे हो सकते हैं। नहीं, उसका रीजन मुसलमान हिंदू होना नहीं है ना। उसका रीजन ये है कि किराएदार खराब है। आपके ये अच्छे किराएदार रीजन तो आपने बात की मुसलमान हिंदू की, किया था कि रीजन क्या है। आपने बात की, यहाँ पे जनरलाइज कर दिए। आपने पहले बोला कि ऐसे कुछ लोगों से आप जनरलाइज नहीं करना चाहिए, अब यहाँ पर आप मुस्लिम बोल दिए। जनरलाइज ये क्या बात है? नहीं, वो मुसलमान का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मेरी उनसे वकील साहब यहाँ पे पॉइंट एक मुफ्ती साहब यहाँ पे एक पॉइंट, आप बात रिवाइवल की कर रहे थे। मुफ्ती साहब यहाँ पे पॉइंट एक नोट करने वाली बात है कि इन्होंने प्रीति निगम के सामने ये इकरार किया था कि जो वो हिंदू किराएदार आए हैं वो मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक हैं और वो उनसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। गलत यूज कर रहे हैं। खतरनाक शब्द नहीं कहा था। क्या कहा था? फिर क्या कहा था? वो जैसे डीलिंग होती है कि लैंडलॉर्ड की और टेनेंट की, क्या उसके हिसाब से। नहीं, क्या वर्ड इस्तेमाल किया? क्या वर्ड करते हैं वहाँ पे डीलिंग की। आप रिलेशनशिप को समझिए। अगर टेनेंट है, वर्ड बोलिए ना, वो वर्ड बोलिए, क्या कहा था? लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट होते हैं ना, खतरनाक शब्द नहीं बोला था मैंने। कहा वो उस लिहाज में नहीं क्या बोल रहे थे आप? क्या वकील साहब अगर हो जाएगी आपको आज ही। देखिए, एक किराएदार मेरा है, वो उसका नाम है अजादर हैदर। मुझे बता दिया यार आपने क्या वर्ड बोला था, फिर बात आगे बढ़ाएं। 1 मिनट। अजादर हैदर है मेरा किराएदार। वो टाइमली मेरे को रेंट देता है। उसके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म है। मेरे घर पे आके खाना भी खाता है। उसमें क्या हो गया? आपने हिंदू किराएदार को क्या बोला था, मुझे वो बता दीजिए वकील साहब। मैंने, मेरे ख्याल काफी पुरानी बात, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता। ये था कि भाई अबू तुराब कब की बात है? बिहेवियर है उसका। अबू तुराब कब की बात है? वो वीडियो महफूज है अबू तुराब आपके पास? जरा सुनाए हमें। जी अभी हम वो उसको 1 मिनट ग्रुप में टैग कर दे रहे हैं। वही हम ढूंढने गए हैं, बस हम टैग कर रहे हैं। नहीं, टैग करने की जरूरत नहीं, बस आप सुना दीजिए सबको अपने मोबाइल से ही, तो इंशाल्लाह। असल में मुफ्ती साहब हम मोबाइल से है ना, तो यहाँ पे शेयर हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो आप कहाँ टैग करेंगे? हम टैग कर रहे हैं, बस 1 मिनट आपको। ठीक है, चलिए टैग अच्छा, आप ओल्ड ट्रेडिशन के रिवाइवल की बात कर रहे थे, उस पे आइए। हाँ, उसी पर आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ओल्ड ट्रेडिशन यानी जो परंपराएं हैं, जो पुरानी जो इंडिया में रही हैं परंपराएं, क्या आप उनको रिवाइव करना चाहते हैं?
अच्छा रुक जाइए जरा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 2-4 उदाहरण दीजिए परंपराओं का। 1 मिनट रुक जाए भाई, 1 मिनट जरा सा, हमें ये जो मेलेडियस आवाज है जरा सा ये चलाने दें, तो 1 मिनट रुके बस थोड़ा सा। मैंने भी सेंड किया आपको। मुसलमान है। अरे हमारे दादाजी के समय से कुछ मुसलमान किराएदार हैं हमारे यहाँ, अब उनकी दूसरी पीढ़ी भी आ गई है। अरे आपको तो उसको हटाना चाहिए किसी तरह, नहीं तो आपके मकान पर कब्जा कर लेंगे। नहीं ऐसे कैसे कर लेंगे, मैंने तो मतलब 1-2 तो हटाए हैं, परंतु मैंने देखा कि उनकी जगह मैंने कुछ हिंदू रखे तो वो तो और खतरनाक है। अगर हिंदू खतरनाक हो तो भी सही है, लेकिन अगर जो है मुसलमान को रखिए तो ज्यादा अच्छा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर देखेंगे, पर अब जो चर्चा हुई मैं उसके महत्वपूर्ण, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुसलमानों को हटाने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, और हिंदू खतरनाक भी हो। मुफ्ती साहब यहाँ पे मुझे एक चीज बोलने का हक दें, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, इन्होंने कहा मेरे ऊपर झूठ का इल्जाम लगाया था, कहा था कि वहां पे इन्होंने खतरनाक का इल्जाम, वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है, और इन्होंने मुझे झूठा बोला था, इस लफ्ज को लेकर मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की थी यहाँ पे। तो अब ये बताएं कि यहाँ पे कौन झूठा है? वकील साहब इतना पक्का एविडेंस आपने भी कभी अदालत में नहीं दिया होगा। बिल्कुल आप देखिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, अब रिप्लाई करने दीजिए, ही ना कीजिए। आप वो वर्ड फिर से दोहरा दीजिए, आपके मुंह से ही दोहरा दीजिए एक बार, क्या वर्ड था वो? अब मैं आपको बताऊं, आपकी एक स्क्रीन में मैंने आपको एक उदाहरण देते देखा था, ये टीवी बनाया है किसी ने क्या? टीवी बनाया नहीं, अभी वहां नहीं, जितेंद्र भाई वहां जंप नहीं करेंगे अभी। ये टॉपिक नहीं बदल रहा। अगर पर्टिकुलर वो किस सेंस में कहा जाता है खतरनाक, इन द व्हाट सेंस, किस सेंस में खतरनाक? कि वो कब्जा कर लेंगे, वो तो कब्जा कर लेंगे, वो तो प्रीति कह रही है ना कब्जा कर लेंगे। आपने एग्री किया, आपने एग्री किया था उसी पे, कैसे कर लेंगे कब्जा? आपने कहा कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ मुसलमानों को हटाने की, मुसलमानों को जनरल जो बात कही थी कि कैसे कर लेंगे कब्जा, ये आपने मुसलमानों के ताल्लुक से कही थी। जब उसने कहा था कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे, तो आपने कहा कैसे कर लेंगे कब्जा, और जो हिंदू आए वो उससे भी ज्यादा खतरनाक कैसे कर लेगा कब्जा? टेनेंट कैसे कर लेगा कब्जा? तो वही आप बताएं ना, आप बताएं। आपने कहा हिंदू ज्यादा खतरनाक हैं। अच्छा 1 मिनट अबू तुराब 1 मिनट जब एक मिनट जब प्रीति निगम ने आपसे पूछा कि कोई बात नहीं हिंदू खतरनाक भी हो तब भी मुसलमानों को हटा दीजिए, तो आपने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्यों भाई कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब ये कि आप मुसलमानों को जो दो नस्लों से आपके किराएदार हैं, आप उनको मुसलमान होने की हैसियत से हटाना चाहते हैं। अगर वो डीलिंग में खराब हो गए ना, तो आप दो नस्लों, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो खराब होते तो 2 नस्लों तक आप उनको बर्दाश्त ना करते, आपने उनको बर्दाश्त किया, इसका मतलब डीलिंग में ठीक है, इसके बावजूद आप उनको मुसलमान होने की वजह से हटाना चाहते हैं। That's the problem. नहीं, मैं बताता हूँ, एक टेनेंट ने सबलेटिंग कर दी थी शॉप, तो उस सबलेटिंग करके अगर वहां पर बैठा कोई और है तो मैं उसे हटाऊंगा नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एविडेंस के साथ हमने बात कर दी है। मेरा क्या हिसाब किताब है? ठीक है, आपको कम सजा दी जाएगी आपको, ठीक है, आप भड़किए मत। आप अपने टॉपिक पे आइए ना सर, आपका टॉपिक था, आप खुद डिविएट होते हैं अपने टॉपिक से। आप ट्रेडिशनल रिवाइवल की बात कर रहे थे, बहुत जरूरी था। उसकी वजह ये थी कि आपने हम पर इल्जाम लगाया कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो हमें ये साबित करना जरूरी था कि भाई जनरलाइज आपने नहीं किया। ट्रेडिशनल रिवाइवल की बात करूं, क्या आप वापस हिंदू बनेंगे? आप तो हिंदू नहीं थे पहले, 1100 साल पहले। दोबारा बोले, आप हिंदू थे ना? दोबारा बोलिए। करेंगे क्या? नहीं, हम तो रिवाइवल के खिलाफ है ना, हम क्यों करें? हम आपसे पूछ रहे हैं कि रिवाइवल क्यों होना चाहिए। मैंने तो जवाब दिया ना कि हर एक समाज, हर एक भाषा, हर एक कल्चर आगे की तरफ देखती है, आगे बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं जाती है। बस ठीक है, बात हो गई, रिवाइवल नहीं होना चाहिए। रिवाइवल इन द व्हाट सेंस? उसका ग्रो करना, उसका डेवलप करना, दैट इज रिवाइवल। डेवलप की बात नहीं हो रही। रिवाइवल का मतलब होता है कि आप पीछे जाकर जो परंपराएं माजी में थी आप उनको रीइंस्टेट करें, ये है रिवाइवल। आप उसको करना आप ये कह सकते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, परंपराओं से आपका क्या मतलब? किस तरह की? 2-4 उदाहरण दीजिए। अब मैंने इतना शुद्ध हिंदी का लफ्ज बोल दिया जो जबान में नहीं समझता। परंपरा, आपके नजदीक क्या परंपराएं हैं आपके यहाँ?
बताइए। बहुत तरह की परंपरा है यहाँ पर, जो पहले से चली आ रही हो या अब नहीं होती हो, पहले होती हो, मसलन कोई भी बता दीजिए जो मुसलमान ना करते हो, जो मुसलमान ना करते, दिन पहले जो मुसलमान ना करते हो। ऐसा भाई, ऐसा तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर हमारे यहाँ पे भंडारा होता है तो हमारे सारे किराएदार, चाहे मुस्लिम है या कोई है, वो इकट्ठे साथ में लगते हैं और वो कोई बर्तन भी साफ करता है, कोई पूड़ियाँ भी बांटता है। तो ऐसी परंपरा मेरे को तो कोई ऐसी अलग नहीं लगी, क्योंकि जो खास जगह है ना, महानगर जिसे बोलते हैं। आपसे पहले एक कॉलर आए थे, उन्होंने परंपरा की मिसाल दी थी कि वही मैं जानना चाहता था किस तरह की परंपरा है। वंदे मातरम गाना कि हम उसको इम्पोज करेंगे हर एक के ऊपर, हर एक को गाना पड़ेगा वंदे मातरम। मुझे आप बताइए। देखिए, हाँ, अब ये मैं आपको उन्होंने मिसाल दी कहता हूँ जी। देखिए, एक होता है टॉलरेंस, वर्ड होता है ना, टॉलरेंस, ठीक है। आपको शायद इस्लाम में इतना ना, आप दूसरी तरफ मत ले जाना, अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोलने देना। एक चीज है कि देखिए, आपने देखा होगा जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, जैसे कि कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शक्ति को मानते हैं यानी देवी पूजा करते हैं। एक ही परिवार के अंदर, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शनि देव की करता है, कोई सूर्य की करता है, ठीक है ना, सब अपने जिसकी चाहे करें जी। तो उसी तरह आपके यहाँ पर जैसे एक ही अल्लाह की करते हैं। अब जिन लोगों ने अगर वेद पढ़ लिए या उपनिषद पढ़ लिए, तो वो इनसे आगे, देवताओं से आगे जाकर वो जो सुप्रीम एंटिटी है वहां तक पहुंचता है। देवता जो है, अब देखिए आम आदमी को, मेरे पास, मैं बता रहा हूँ ना, 11-12 मेरे पास मुस्लिम है और मेरे पास 2 ही किराएदार हिंदू हैं। उन 11 के 11 में से 3 लोगों ने हज किया है, ठीक है, और उसके बावजूद उन 11 के 11 ने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। मैंने बैठ के बात की उनसे, कुरान कभी नहीं पढ़ी उन्होंने। ठीक, और यही बात, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैंने आपसे सवाल ये किया, डिविएट कर गए आप। आपने कहा कि परंपरा की मिसाल दूं, मैंने मिसाल दी। अब उस मिसाल पे ना बोलकर आप हज और कुरान पे चले गए। भाई वो तो हम लोगों की कमी है, उसको क्या कहना। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, पे आ रहा हूं। आपसे पहले वाले कॉलर ने ये कहा कि हम एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन को रिवाइव करेंगे, परंपराओं को रिवाइव करेंगे। उन परंपराओं में एक परंपरा वंदे मातरम कहना है, उसको हम इंपोज करेंगे। वंदे मातरम कब लिखा गया है? वो एंशिएंट कैसे हो गया? आप तो टर्म ही गलत इस्तेमाल कर रहे हो। एंशिएंट भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपसे पहले वाले कॉलर कह रहे हैं। वो ये कह रहे, वो उन्होंने जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र, एग्जैक्टली, ये तो हमारा पॉइंट है। उन्होंने जो मिसाल दी वो ये दी कि परंपरा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। उन्होंने ये कहा कि परंपरा के हिसाब से राष्ट्र सर्वोप्रिय है, राष्ट्र अबव ऑल है, और चूंकि ये राष्ट्रगान है, गीत है, क्या कहना चाहिए, वंदे मातरम, इससे ये पता चलता है कि हम राष्ट्र को सुपीरियर मान रहे हैं, ना कि रिलीजन को। ये हर आदमी को जो उस राष्ट्र में रहेगा इसको करना पड़े। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप ये वाली साइकोलॉजी हर एक पर इंपोज करेंगे? नहीं, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गाना लिखा, इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगणमन लिख दिया, हमारा नेशनल एंथम, ठीक है, सब लोग एजुकेटेड नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं होता ये गाना क्यों और किस लिए लिखा गया था। जब पता ही नहीं है, मैं वहीं पे आ रहा था ना, जैसे 11 लोगों ने हमारे वो कुरान नहीं पढ़ी, ऐसे बाकी जो 2 हिंदू किराएदार हैं उन्होंने कौन सी गीता पढ़ी है। तो जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है, जानते ही नहीं है कि ये इसकी डेप्थ में क्या है, मूल में क्या है, जड़ में क्या है, उन्हें पता नहीं। हम इम्पोज कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई इम्पोज? कोई चीज भारत में कोई चीज इम्पोज इतनी इजीली नहीं होती है। तो ठीक है, आप इसका मतलब ये कि आप इसका मतलब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं। हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? अगर ऐसी कोई बात हुई तो आप उसके खिलाफ होंगे। खिलाफ की बात नहीं है, तो वो सेकुलर वर्ड है ना। नहीं, देखिए, आप कह दीजिए ना कि अगर ऐसी कोई बात हुई मैं उसके खिलाफ हूँगा। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन, सुनिए, अगर हमारी जो संसद है यानी पार्लियामेंट है, आपने कहा वो जो कानून बनाती है उसका पालन करना हमारा फर्ज है। ठीक है। अब अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आप उसके खिलाफ हैं? मैं उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। नहीं, खिलाफ क्यों नहीं? मैंने आपको ये कहा, जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोर्ड एक्ट है 1995 का, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है,
और साथ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का। वकील साहब देखिए, एक बात सुनिए, ये गलत बात है। चाहे हम उसको पसंद ना करते, वकील साहब एक मिनट, वकील साहब एक मिनट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र किया। यार आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं? कहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा मैं, एक्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से कौन सा एक्ट है, बताइए। अरे मैं वक्फ बोर्ड एक्ट की बात कर रहा हूँ। आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला अभी। मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन दोनों के साथ ऐसे बोला कि ये भी है। इसका मतलब कहाँ है एक्ट में? बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन से एक्ट में है? अरे वो लोगों ने बना रखा ना एनजीओ की टाइप। आपने एक्ट बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्ट, मुझे वो एक्ट बताइए। कैसे डेरिवेट करता है, कैसे डेराइव करता है? मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्ट बताइए। आपने बोला मैं आपकी वकालत के ऊपर क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा वक्फ बोर्ड एक्ट। आपने ध्यान से सुनो, वक्फ बोर्ड एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, ठीक, चले सही है। मैं वापस आपको उसी पर लेके चलता हूँ। एक आदमी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आप उसकी मुखालफत क्यों नहीं करेंगे? अच्छा आप ये बताइए, अगर कोई कहता है गजवाए हिंद, आप उनको मुखालफत करेंगे उसकी? हाँ करूंगा, की है मैंने, मेरे तो वीडियो रिकॉर्ड है इस पर। बोलिए। तो इस आधार पे तो टू नेशन थ्योरी की भी खिलाफत करेंगे आप? हाँ जितेंद्र भाई, ग्राउंड पे बनी थी। जितेंद्र भाई मैं एक सिंपल चीज पूछता हूँ, जितेंद्र भाई मैं एक सिंपल चीज पूछता हूँ वकील साहब, अगर कोई शख्स किसी के ऊपर वंदे मातरम बोलकर इम्पोज कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आप भी एक वकील है, क्या होना चाहिए उसके खिलाफ? उसके अगर वो जो भी फिजिकल असॉल्ट करेगा या एक्ट करेगा, उसके खिलाफ डिफरेंट वो है सेक्शंस है आईपीसी के। वेरी गुड। अगर वो चाटा मारता तो 323 लगेगी उसके ऊपर। वेरी गुड। अभी एक सवाल है, वेरी गुड। एक शख्स ये बोलता है इंडियन सिटीजन को कि आप पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ रहने के लायक नहीं है, आपका वहीं ठिकाना है, या फिर अरब नेशन चले जाओ। ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? अगर वो मैंने कहा ना कि अगर वो वायलेंस कर रहा है, फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, मुंह से कहना एक अलग चीज है, थ्रेट देना, अगर थ्रेट दे रहा है, कोई वायलेशन कर रहा है किसी भी लॉ का, तो उसके खिलाफ लॉ काम करेगा। चलें, अगर एक आदमी ऐसा थ्रेट दे रहा है तो क्या आप उसकी मुखालफत करेंगे? दोबारा बोलिए। अगर एक आदमी ऐसा थ्रेट दे रहा है कि आप उसकी मुखालफत करेंगे? कोई भी दे रहा हो, अगर कोई मुसलमान भी हिंदू का ऐसी थ्रेट दे रहा हो, मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा, हिंदू की भी करूंगा। ठीक है, मेरे पास दोनों तरह के क्लाइंट आते हैं। चले, एक हिंदू ने मुसलमान को थ्रेट किया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, जाहिर है मुसलमान तो नहीं दे सकता है वाला थ्रेट, हिंदू ही देगा, आप उसकी मुखालफत करेंगे? भाई वो मुंह से, अब वो एफआईआर करा है तो उसके काम कार्रवाई आप उसकी मॉरल ग्राउंड पर मुखालफत करेंगे, नहीं करेंगे? मॉरल ग्राउंड पर बिल्कुल। उसको कोई थ्रेट कैसे देगा किसी को? इलीगल है। तो प्रीति निगम ने यही थ्रेट सैम स्टैलिन को दिया है, आप प्रीति निगम की मुखालफत करेंगे? किसको दिया है? सैम स्टैलिन को। मुझे दिया है। वो क्या कहा था कि पाकिस्तान जाओ तुम्हारे यहाँ। वो प्रीति निगम कहाँ रहती हैं? जिनसे आप बात कर रहे थे किराएदार की, जिनकी एडवाइस मानकर आप मैंने क्वेश्चन ये किया है। नहीं मैंने ये कहा किससे बात कर रहा था, मैंने पूछा कहाँ रहती हैं वो? इंडिया में रहती हैं। हमें नहीं पता, आप पूछ लीजिए। इंडियन नहीं है वो। आप उनकी मुखालिफत करते हैं, कंडेम करते हैं आप? नहीं, एक मिनट पहले पता तो लगाओ। वो मार्स में रहती है। सुनिए, वो मार्स में रहती है, मैंने मान लिया मार्स में रहती है, आप मॉरल ग्राउंड पर उनकी मुखालफत करते हैं? वो उनका देखो, हर एक को बोलने की आजादी है ना, तो आप उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। नहीं मैंने कहा साहब यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि ये इलीगल नहीं है उनका कोई कमेंट। ये ऐसे के बारे में क्या कहेंगे जो कहता हो कॉन्स्टिट्यूशन गलत है? जी, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार होते रहते हैं, उसमें के कितने अमेंडमेंट होते हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम है वो गलत है। हाँ, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया जो है, एक वकील होने के इंडिया एक सेकुलर है, तो कोई कहता है कि ये गलत है। होने के नाते मैं भी मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत, अभी उसमें बहुत लैकुनाज हैं, बहुत कमियां हैं। नहीं, बात कमी की नहीं हो रही है, जाहिर है कि मैन मेड है तो उसमें कमियां हो सकती है, उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि इंडिया का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, इसको रिप ऑफ कर देना चाहिए, इसको आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें सुधार होने चाहिए। सुधार की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि ये गलत है, ये डॉक्यूमेंट इनजस्टिस है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, एक आदमी इस डॉक्यूमेंट को गलत कह रहा है। सुधार की बात नहीं हो रही है, गलत की बात हो रही है। क्या आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है? मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गलत बहुत सी चीजों पे कहा जाता है।
और जब एक आदमी ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सामने वाले ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो गलत है। सेक्युलर का क्या मतलब है? हम तो हिंदू राष्ट्र हैं। तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी जो उसकी वैल्यू है, बेसिक वैल्यू, उसको उसने डिनाई कर दिया। क्या ये सही है या गलत है? हाँ, अभी सुनिए, आपने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। भारत के 90% लोगों को ये नहीं पता कि 1947 में, आपको तो पता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ। मुझे पता है तभी बता रहा हूँ, आपके अंदर भी कोई कंफ्यूजन है वो दूर कर दूं। ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये 1975 में इमरजेंसी लगा कर मुझे मालूम है कि इंदिरा गांधी के सेकंड अमेंडमेंट में सेक्युलर का लफ्ज ऐड हुआ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी वैल्यू है, बुनियादी वैल्यू है, जो प्रेम्बल्स हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई भेदभाव है? हाँ, बिल्कुल है, भेदभाव है। ठीक है, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते? मानता भाई, मेरा प्रोफेशन है, अब देश में रहता हूँ, जब तक नियम है तब तक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बन जाएगा तो उसको मानना पड़ेगा। तो हाँ, यानी जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर फेंक देंगे, राइट? अरे, हिंदू राष्ट्र आने से मतलब नहीं है, बात ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अगर सही नहीं है तो इंडिया में नया कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए वकील साहब, सुधार होने चाहिए। अगर इसमें ज्यादा खामियां है तो इसको बदल के दूसरा बनाना चाहिए। उसमें क्या है? इसको बदलकर दूसरा बनाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे वकील साहब थे कि जिन्होंने, मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो नहीं उदाहरण की जरूरत नहीं होगी, बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व कर रहे हैं। दूंगा। वकील साहब सुन लीजिए, जजमेंट पास हो रहा है, वेट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे वो वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 20 साल से कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व कर रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है और उसकी जगह नया कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को कंडेम, मॉरल ग्राउंड पर कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस के बारे में उन्होंने ये कहा कि मुझे के बारे में पता नहीं है, जबकि वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आपने मुझे वकील साहब किया है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आपके क्लाइंट्स अगर सुन रहे हो तो मेरे ख्याल से कुछ और सोचे हो, चूंकि ये तो बड़ा मसला है उनके लिए, वो तो फंस जाएंगे भाई। अभी मैं आपको आपने बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप एक सेक्शन है वकील साहब, द कोर्ट इज एडजॉर्न 354। चले ठीक है, इजाजत लीजिए, दूसरी तारीख पर आइए। आप अपने टॉपिक से दूर चले गए। नहीं सर, पूरा टॉपिक हमने रैप अप कर लिया, सारी बात हो गई है। जो कुछ आपको बोलना था बोल दिया, जो हमें समझना था समझ लिया। आप ये बताइए, आप गधे पे बैठ के घुमा करेंगे मोहम्मद की तरह? चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, होता क्या है, यहाँ पे देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलने वाले जो हैं वो देश के कितने पक्ष में। अबू तुराब भाई, अगर यही चीज इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में बोल दी ना, धक्के मार के निकाला जाएगा इनको। इनकी हिम्मत नहीं है, ये वहां झुक के सलामी करेंगे वहां पे। अच्छा देखें, होता क्या है कि जब सामने वाला फंस जाता है ना, तो फौरन वो पर्सनल हो जाता है। देखिए उन्होंने आखिर में क्या कमेंट किया, तो